बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे मसनवी का फ़न। मसनवी के फ़न के हवाले से ये आपको बीए, एमए और नेट जेआरएफ के तैयारी में बहुत काम आएगी। तो आइए शुरू करती हूँ। शेरी असनाफ में मसनवी को बड़ी अहमियत हासिल है। जो शेरी असनाफ है, जिसमें हम नज़म कहते हैं, कसीदा, मरसिया, इन सब में क्या है, मसनवी को सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है। मौलाना हाली ने इसे सबसे कारआमद सिन्फ सुखन करार दिया है और लिखा है कि अरबी शायरी जिसका रुतबा फ़ारसी शायरी से कहीं ज़्यादा बुलंद है, एक मामले में फ़ारसी से पीछे रह गई। अरबी शायरी जिसका रुतबा क्या है, फ़ारसी शायरी से कहीं ज़्यादा बुलंद है, लेकिन एक मामले में वो पीछे रह गई। फ़ारसी में शाहनामा फिरदौसी और मसनवी मौलाना रूम जैसी बुलंद पाए मसनवियाँ मौजूद हैं, जबकि अरबी का दामन इससे खाली है। फ़ारसी में क्या है, शाहनामा फिरदौसी और मसनवी मौलाना रूम जैसी बुलंद पाया मसनवियाँ क्या हैं, मौजूद हैं फ़ारसी में, लेकिन अरबी में ऐसी मसनवियाँ नहीं हैं, जबकि अरबी का दामन इससे खाली है। मौलाना हाली को अफसोस है कि हमारे शायर गज़ल में उलझे रहे और मसनवी निगारी की तरफ मुतवज्जा नहीं हुए। और मौलाना हाली को इस बात का अफसोस है कि हमारे शायर गज़ल में उलझे रहे, उन्होंने गज़ल पर ज़्यादा ध्यान दी और गज़ल को ज़्यादा लिखा गया, पढ़ा गया, लेकिन मसनवी निगारी की तरफ क्या है, मुतवज्जा नहीं हुए। मौलाना का इरशाद ये भी है कि जिस तरह पतीली पकाने वाला बावर्ची देग नहीं पका सकता, इस तरह गज़ल का शायर मसनवी के साथ इंसाफ कर भी नहीं सकता। मौलाना हाली कहते हैं कि जिस तरह पतीली पकाने वाला यानी छोटे देगची में खाना बनाने वाला बावर्ची देग नहीं पका सकता, बड़ा देग में खाना नहीं बना सकता, उसी तरह गज़ल का शायर मसनवी के साथ इंसाफ नहीं कर सकता। वो मसनवी उतनी अच्छी तरह नहीं लिख सकता। वो छोटे छोटे तजुर्बात को शेर के छोटे छोटे साँचों में ढालने का ऐसा खुगर हो जाता है कि तसलसल के साथ सोचने, किसी अजीमुशान नज़म का मंसूबा बनाने और उसे तकमील तक पहुंचाने की इसमें सलाहियत ही नहीं रह जाती। वो छोटे छोटे तजुर्बात को, यानी शेर में क्या होते हैं, छोटे छोटे तजुर्बात होते हैं, और एक शेर का एक इकाई में क्या है, पूरे शेर का मानी होता है। तो शेर के छोटे छोटे साँचों में ढालने वाला ऐसा खुगर, ऐसा नज़म निगार, वो क्या है, तसलसल के साथ सोचने और किसी अजीमुशान नज़म का मंसूबा बनाने और इसे तकमील तक पहुंचाने, यानी इसे मुकम्मल करने में नाकाम रहता है। उसमें इतनी सलाहियत नहीं रहती है, क्योंकि जो मसनवी होता है वो बहुत लंबी लिखी जाती है और उसमें तसलसल के साथ बातें लिखी जाती है, एक लाइन से लिखी जाती है, और उसमें क्या है, एक मिसरा दूसरे मिसरा से रब्त होता है, जुड़ा हुआ होता है। इसमें शक नहीं कि मसनवी का दामन बहुत वसी है। किसी तवील किस्से या वाक़ये को इसकी तमाम तफसीलात और पेचीदगियों के साथ पेश करने की गुंजाइश मसनवी में बाकी तमाम असनाफ से ज़्यादा है। क्या है, मसनवी का दामन क्या है, बहुत वसी है, बहुत फैला हुआ है, बहुत बड़ा है। और किसी तवील किस्से को, यानी कोई बहुत लंबी कहानी है, और इसके वाक़ये को इसकी तमाम तफसीलात और पेचीदगियों के साथ पेश करने की गुंजाइश क्या है, सिर्फ मसनवी में है। बाकी तमाम असनाफ से ज़्यादा इसकी गुंजाइश क्या है, मसनवी में है। ये कहना दुरुस्त है कि मसनवी में ड्रामाई अंदाज, मुरक्का निगारी ये कहना दुरुस्त है कि मसनवी में ड्रामाई अंदाज, मुरक्का निगारी का कमाल। मुरक्का निगारी कहते हैं बिल्कुल किताब में तस्वीर खींच देना, यानी जंगी दास्तान पेश करना। कसीदे का तमतराक, तमतराक कहते हैं शान शौकत। तरबिया की शगुफ्तगी, तरबिया कहते हैं खुश खुश अखलाक़ी से लिखना। हज़निया शायरी का सोज़ो गुदाज, हज़निया कहते हैं गमगीन, सोज़ो गुदाज यानी गम में डूबा हुआ। और गज़ल की दिलकशी समो लेने की सलाहियत है। इन सब बातों की सलाहियत किस में है, मसनवी में है। मौलाना हाली ने गज़ल और मसनवी का मुवाजना व मुकाबला करके शेर व अदब की कोई अहम खिदमत अंजाम नहीं दी। मौलाना हाली ने गज़ल और मसनवी का मुवाजना व मुकाबला करके शेर व अदब की कोई अहम खिदमत अंजाम नहीं दी। इन दोनों असनाफ के तकाज़े अलग अलग हैं,
गज़ल में इख्तिसार व एजाज का कमाल दिखाया जा सकता है, तो मसनवी में किसी मुल्क या किसी कौम की मुकम्मल तारीख, किसी शख्सियत की भरपूर सवाना, किसी वाक़े की तफसील पेश करने की गुंजाइश है। मौलाना ने क्या किया, इन दोनों का मुवाजना करके कोई शेर व अदब की अहम खिदमत अंजाम नहीं दी है। इन दोनों असनाफ के तकाजे अलग अलग हैं। इन दोनों की जो सिनफ शायरी है इसके तकाजे अलग अलग हैं। गज़ल में इख्तिसार व एजाज का कमाल दिखाया जा सकता है। गज़ल में क्या है, इख्तिसार है, मुख्तसर तौर पे लिखा जाता है। तो मसनवी में किसी मुल्क या किसी कौम की मुकम्मल तारीख, किसी शख्सियत की भरपूर सवाना, यानी किसी मुल्क की हम मुकम्मल तारीख लिख सकते हैं मसनवी में। किसी शख्सियत की भरपूर सवाना यानी उसकी पूरी ज़िंदगी की सवानी उम्री लिख सकते हैं। किसी वाक़े की तफसील पेश करने की गुंजाइश है, और मसनवी में किसी वाक़े को तफसील से पेश कर सकते हैं। मुंतशर ख्यालात की समाई गज़ल में है। मुंतशर यानी जो बिखरा हुआ हमारा ख्याल है, जो फैला हुआ ख्याल है, उसकी समाई क्या गज़ल में है, वो गज़ल में समा सकती है। तो रब्ते मजमून और इर्तकाए ख्याल के लिए मसनवी का मैदान मौजूद है। और तो क्या है, रब्ते मजमून, ऐसा मजमून जो तसलसल के साथ लिखा जाए, जिसमें एक लाइन दूसरे लाइन से जुड़ा हो, और इर्तकाए ख्याल, जो आपके ख्याल तरक्की कर रहा है, इसके लिए मसनवी का मैदान मौजूद है। गज़ल का आर्ट गनाई है, तो मसनवी का बयानिया और ताज़ीही है। गज़ल का आर्ट गनाई है, तो मसनवी का बयानिया और तौज़ीही है। गनाई कहते हैं नगमगी को, जिसमें सुर हो, लय हो, धुन हो। तो गज़ल का आर्ट क्या है, नगमे लिया हुआ है, उसमें क्या है, एक धुन है, एक लय है। और मसनवी का क्या है, बयानिया है, यानी हम किसी बात को, उसमें किसी कहानी को बयान कर सकते हैं। और तौज़ीही है, यानी किसी बात को हम वजाहत कर सकते हैं, खोल कर बयान कर सकते हैं। मौलाना हाली ने मसनवी के फ़न को मुश्किल ठहराते हुए जब ये कहा कि गज़ल का शायर इससे अहदा बर आ नहीं हो सकता, तो इनकी मुराद ये थी कि मसनवी निगारी का फ़न एक मुरक्कब और पेचीदा फ़न है। ये बहुत कुछ नावल के फ़न से मिलता जुलता है। ज़रूरी है कि मसनवी का प्लॉट मरबूत और गठा हुआ हो। ये क्या है, जो मसनवी का फ़न है वो क्या है, मुरक्कब और पेचीदा फ़न है। ये बहुत कुछ क्या है, नावल से मिलता जुलता है। जिस तरह हम नावल लिखते हैं, पूरी कहानी के लिखते हैं, ज़िंदगी के, उसके जितने आसपास के लोग हैं, जितने उनके रिश्तेदार हैं, सबकी कहानी लिखते हैं, उसी तरह मसनवी का प्लॉट भी क्या है, मरबूत होता है, मिला हुआ होता है, और गुथा हुआ होता है, एक दूसरे से मिला होता है। वाक़यात मुंतक़ी तौर पर आगे बढ़ें, क़िस्से में आगाज़, वसत और इंतहा मौजूद हो। मुंतक़ी यानी वो बात जो हक और नाहक में तमीज़ करता हो। क़िस्से में आगाज़ हो यानी शुरुआत हो, वसत हो यानी उसका बीच का हिस्सा, और इंतहा हो यानी आखिर तक मौजूद हो। तसादम के मौक़े फ़राहम हो तो क़िस्से की जाज़बियत में इजाफ़ा हो जाता है। किरदारों के बगैर कोई क़िस्सा वजूद में नहीं आ सकता। कोई भी कहानी हम जब लिखते हैं तो किरदार उसमें होता है। बगैर किरदार के कोई क़िस्सा वजूद में नहीं आ सकता, न वो आगे बढ़ सकता है। किरदार हकीकी और जीते जाग, जहाँ मुकालमों की नौबत आए वहाँ ये ख्याल रखा जाए कि जिसके मुंह से जो बात अदा कराई जाए वो इस किरदार से मुकम्मल मुताबकत रखती हो। जिस किरदार से हम जो बात अदा कर रहे हैं उससे क्या है, मिलता जुलता हो। कोई अगर जाहिल इंसान है तो वो जाहिल की तरह ही बात करेगा, उससे हम बहुत पढ़े लिखे इंसान की तरह बोली नहीं बुलवा सकते। या कोई पढ़ा लिखा इंसान है तो वो पढ़े लिखे इंसान की तरह बात करेगा। तो हम जो किरदार से बात कराते हैं तो उसके मुंह से जो बात अदा कराई जाए वो इस किरदार से क्या है, मुकम्मल मुताबकत रखती हो, गोया बिल्कुल फितरी हो। मसनवी की असल शनाख्त है हक़ाइक़ निगारी। मसनवी की जो असल शनाख्त है, जो इसकी पहचान है, वो क्या, यानी ये हकीकत पर मुनहसर हो। जो वाक़या या वाक़यात मसनवी में पेश किए जा रहे हैं ज़रूरी नहीं कि वो असली हों और सचमुच पेश आए हों, मगर ये ज़रूरी है कि वो बिल्कुल असली और सच्चे दिखाई दें। हक़ाइक़ निगारी के मतलब कि हम जो भी कहानी पेश कर रहे हैं उसमें हकीकत का रंग झलके, हकीकत का रंग दिखाई दे, कि हम पढ़ें तो ऐसा मालूम हो कि सचमुच ये वाक़या हुआ है। इसके लिए मौजू की कोई क़ैद नहीं, इश्क का कोई क़िस्सा, जंग का कोई वाक़या, किसी की ज़िंदगी के हालात, पंदो नसाह यानी नसीहत की बातें, फ़लसफ़ा, तसव्वुफ़, मसनवी का मौजू कुछ भी हो सकता है।
اس کے لیے اشعار کی تعداد بھی مقرر نہیں۔ مثنوی بیحد مختصر بھی ہو سکتی ہے اور نہایت طویل بھی۔ مثنوی کے ہر شعر کے دونوں مصرے یا ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں۔ مثنوی کے کیا ہے، اشعار کی تعداد مقرر نہیں ہے۔ مثنوی بیحد مختصر بھی ہو سکتی ہے اور نہایت طویل یعنی بہت لمبی بھی ہو سکتی ہے۔ مثنوی کے ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ یا ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں۔ غزل اور قصیدے کی طرح تمام اشعار میں یکساں قافیہ اور ردیف نہیں ہوتے۔ جس طرح غزل اور قصیدے میں تمام اشعار میں کیا ہے، یکساں ایک طرح کے قافیہ اور ردیف ہوتے ہیں، لیکن اس میں کیا ہے، یکساں قافیہ اور ردیف نہیں ہوتے ہیں۔ اس سے شاعر کو سہولت ہو جاتی ہے اور وہ کسی رکاوٹ کے بغیر شعر کہتا چلا جاتا ہے۔ مثنوی نگار سادہ زبان بھی استعمال کر سکتا ہے جس سے قاری روانی کے ساتھ آگے بڑھتا جائے، لیکن مثنوی کی زبان مرصع بھی ہو سکتی ہے اور زیادہ سے زیادہ شعری وسائل اور فنی تدابیر سے کام لینا بھی ممکن ہے۔ علامہ شبلی نے مثنوی کے لیے 3 اوصاف کو ضروری ٹھہرایا ہے۔ یہ ہیں حسن ترتیب، کردار نگاری اور واقعہ نگاری۔ ذیل میں ان تینوں خصوصیات پر الگ الگ روشنی ڈالی جاتی ہے۔ علامہ شبلی نے مثنوی کے لیے 3 اوصاف یعنی 3 صفت کو ضروری ٹھہرایا ہے، اور وہ کیا ہے، حسن ترتیب، کردار نگاری اور واقعہ نگاری، اور ان تینوں پر خصوصی الگ الگ روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ حسن ترتیب، مثنوی نگار جس واقعے یا قصے کا انتخاب کرتا ہے وہ خام مواد کی شکل میں اس کے پیش نظر ہوتا ہے۔ اس میں اہم اور غیر اہم چیزیں بے ترتیب موجود ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے اس انبار میں سے غیر ضروری چیزوں کو چھانٹ کر الگ کر دینا ہوتا ہے۔ پھر جو اہم مواد باقی بچتا ہے اس سے مرتب کرنے کا مرحلہ پیش آتا ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے، اس انبار میں جو ہم کہانی لکھ رہے ہیں ان میں غیر ضروری چیزوں کو چھانٹ کر کے الگ کر دینا ہوتا ہے۔ پھر جو اہم مواد باقی ہوتا ہے، جو اہم قصے کا جو جزو ہے وہ باقی ہوتا ہے، اسے مرتب کرنا یعنی اسے ترتیب میں کر کے اسے پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے فنکار اپنی ذہن میں خاکہ تیار کرتا ہے۔ جس طرح ہم کہانی لکھتے ہیں، جس طرح ناول لکھتے ہیں، خاکہ تیار کرتے ہیں، اسی طرح مثنوی لکھتے وقت بھی ایک خاکہ تیار کر لینا ہوتا ہے ذہن میں کہ قصے کی شروعات کہاں سے ہوگی اور پھر کن مرحلوں سے گزرتا ہوا وہ انجام تک پہنچے گا۔ ذہن میں کیا کرنا ہے، ایک خاکہ تیار کر لینا ہے مثنوی لکھتے وقت، اور یہ سوچ لینا ہے کہ قصے کی شروعات کہاں سے ہوگی اور پھر وہ کن مرحلوں سے گزرتا ہوا یعنی کن راستوں سے گزرتا ہوا وہ انجام تک پہنچے گا۔ کچھ ضمنی واقعات کو بھی وہ مثنوی میں داخل کر سکتا ہے، مگر یہ دیکھ لینا بہرحال ضروری ہوتا ہے کہ یہ ضمنی واقعات اصل واقعے یا قصے کو آگے بڑھانے میں یا تاثر کو ابھارنے یا پورے پلاٹ میں دلکشی پیدا کرنے میں معاون ثابت ہوں۔ ان واقعات کو ایک کسوٹی پر پرکھا جا سکتا ہے۔ مثلا کسی ضمنی واقعے کو مثنوی سے الگ کر کے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کو الگ کر دینے سے پلاٹ مجروح ہوا یا نہیں۔ اگر اسے چھانٹ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑا تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ضمنی واقعہ یا قصہ غیر ضروری ہے۔ اردو میں اعلیٰ درجے کی مثنویوں کا فقدان ہے۔ کتب مشتری ایسی عجلت میں لکھی گئی کہ شاعر کو یہ غور کرنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ کون سے واقعات ضروری ہیں اور کون سے غیر ضروری۔ کتب مشتری اتنی عجلت میں اتنی جلدی میں لکھی گئی کہ شاعر کو یہ بات غور کرنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ کون سے واقعات ضروری ہیں اور کون سے واقعات غیر ضروری ہیں، کن کو ہٹانا اور کن کو رہنے دینا ہے۔ مثلا مثنوی کتب مشتری میں مہتاب پری سے شہزادے کی ملاقات غیر ضروری ہے۔ جیسے ہی مصنف کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے وہ مہتاب اور شہزادے کو بہن بھائی بنا دیتا ہے۔ اسی طرح مثنوی گلزار نصیب میں بہرام اور روح افزا پری کے عشق کا قصہ بھی مثنوی کے پلاٹ کا جزو نہیں بن پایا۔ وہ الگ ہی ایک ضمنی واقعہ ہے جس سے بنیادی قصے کو آگے بڑھانے میں مدد نہیں ملتی، نہ اس سے مثنوی کی دلکشی میں کوئی اضافہ ہوتا ہے۔ ہماری مثنوی میں مربوط، منظم اور گتھے ہوئے پلاٹ کی کمی ہے۔ ہماری مثنوی میں کیا ہے، ہماری مثنوی میں کیا ہے، مربوط اور منظم یعنی نظم کیا ہوا اور گتھے ہوئے پلاٹ یعنی ایک دوسرے میں جڑے ہوئے پلاٹ کی کیا کمی ہے۔
شوق کی مصنوعی زہر عشق کا پلاٹ ان میں بہتر اور زیادہ مربوط ہے۔ کردار نگاری، کوئی مختصر واقعہ ہو یا کوئی طویل قصہ، کرداروں کے بغیر وجود میں آ ہی نہیں سکتا۔ کردار نگاری اس کا دوسرا جزو ہے۔ تو کوئی مختصر واقعہ ہو یا کوئی طویل قصہ کرداروں کے بغیر وجود میں آ ہی نہیں سکتا۔ کوئی بھی ہم کہانی لکھتے ہیں تو اس میں تو کردار رہتا ہی ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، عاشق ہے، ماں ہے، باپ ہے، رشتے دار ہیں، یہ سب کیا ہے؟ کردار ہے۔ تو بغیر کردار کے کیا کوئی بھی کہانی، کوئی مصنوعی وجود میں نہیں آ سکتا۔ اس لیے کردار نگاری مصنوعی کے لیے نہایت اہم ہے۔ کردار نگاری میں اصلیت ہو اور کردار جیتے جاگتے اور متحرک ہوں۔ جیتے جاگتے اور متحرک ہو یعنی حرکت کرتے ہوئے نظر آئے تو مصنوعی میں جان پڑتی ہے، تو مصنوعی میں جان پڑ جاتی ہے۔ جہاں مصنف کو ایک جیسے کئی کردار پیش کرنے ہوتے ہیں، وہاں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں سب ایک جیسے نظر نہ آئے۔ مثلا کسی بادشاہ کے 5 بیٹے ہیں، اگر ان سب کے عادات و اطوار، ان کے سوچنے کا ڈھنگ، ان کے کام کرنے کا طریقہ یکساں ہوا تو ٹائپ کیریکٹر کہلائیں گے۔ اب جیسے کوئی بادشاہ کے 5 بیٹے ہیں تو سب کے جو عادات و اطوار ہے، رہنے کا طریقہ ہے، سوچنے کا طریقہ ہے، کام کرنے کا طریقہ ہے، یکساں نہیں ہونا چاہیے، سب کا طریقہ الگ ہونا چاہیے۔ جیسے انسان میں کیا ہے، 5 بھائی ہے تو پانچوں الگ الگ طرح کا ہوتا ہے، اسی طرح ہم کو یہاں پر کردار کو دکھانا ہے۔ اگر سب کی عادت و اعتبار، سوچنے کا ڈھنگ ایک طریقے کا ہو جائے گا تو ایک طرح کے کریکٹر کہلائیں گے۔ یہ کردار سپاٹ اور انفرادیت سے محروم ہوں گے۔ جو کردار زندگی سے بھرپور ہوں اور اپنی انفرادیت بھی رکھتے ہوں۔ کردار کیا ہونا چاہیے؟ زندگی سے بھرپور بھی ہونا چاہیے اور اپنی انفرادیت یعنی اپنی ایک الگ پہچان رکھتے ہیں، وہ زیادہ قابل قدر ہوتے ہیں۔ کردار نگاری میں وہی کامیاب ہو سکتا ہے جو انسانی نفسیات کا گہرا علم رکھتا ہو۔ یہ بات نہایت اہم ہے کہ ہر کردار کا اپنا مزاج ہونا چاہیے اور وہ پورے قصے میں جو بھی عمل کرے وہ اس کی بنیادی سرشت کے مطابق ہو۔ البتہ حالات کے مطابق اس میں تبدیلی رونما ہو تو اسے کردار کا ارتقا کہا جائے گا، اور یہ ایک خوبی ہوگی۔ نسیم نے اپنی مثنوی میں دکھایا ہے کہ ایک بادشاہ کے 4 بیٹے تھے اور سب کے سب ذہین اور عقل مند تھے۔ دوستوں، اس موضوع پر آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے ویڈیو کی ویوز بڑھے، ریچ بڑھے اور ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ تو دوستوں، ایک لائک اور ایک سبسکرائب تو بنتا ہے، تو پلیز لائک اور سبسکرائب ابھی کریں، کیونکہ آپ سوچ کر بھی بھول جاتے ہیں، تو پلیز لائک اور سبسکرائب ابھی کر دیں۔ خالق نے دیے تھے 4 فرزند، دانا، عقل، ذکی، خردمند، لیکن آگے چل کر قدم قدم پر اندازہ ہوتا ہے کہ سب بے عقل تھے۔ یہ کردار نگاری کا عیب ہے۔ قطب مشتری میں راکشس، اژدہا، دیو جیسے کردار نظر آتے ہیں۔ خیال ہوتا ہے کہ یہ شہزادے کے راستے میں طرح طرح کی رکاوٹیں پیدا کریں گے، لیکن آخر کار یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ سب تو مٹی کے مادھو ہے، ان میں نہ طاقت ہے نہ عمل کرنے کی صلاحیت۔ مری خاں کے نام سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ حالات کا رخ موڑنے میں ضرور کامیاب ہوگا، مگر وہ بھی ایک عام سا کردار ثابت ہوتا ہے۔ مثنوی سحر البیاں کا شہزادہ بے نظیر بھی قوت عمل سے بے بہرا نظر آتا ہے۔ اس مثنوی کا ایک کردار نجم النساء البتہ بہت جاندار ہے۔ آپ کو یہ کوشچن آتا ہے بار بار کہ مثنوی سحر البیاں میں سب سے جاندار کردار کس کا ہے؟ تو مثنوی سحر البیاں میں سب سے جاندار کردار نجم النساء کا ہے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں واقعہ نگاری، اس کا تیسرا جزو ہے۔ واقعہ نگاری سے مراد یہ ہے کہ جس چیز یا جس حالات کا بیان کیا جا رہا ہے وہ ایسا مکمل ہو کہ اس کی تصویر آنکھوں میں پھر جائے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب اس سلسلے کی کوئی قابل ذکر چیز چھوٹنے نہ پائے، گویا جزائیت نگاری کا پورا خیال رکھا جائے۔ جزائیت یعنی جزو یعنی حصہ، ہر حصہ اس میں لکھا جائے، کوئی حصہ چھوٹے نہیں۔ جس طرح لازم ہے کہ کوئی ضروری چیز یا ضروری بات نظر انداز نہ ہونے پائے، اسی طرح یہ بھی لازم ہے کہ کوئی غیر اہم، غیر متعلق بات خواہ مخواہ شامل نہ کر لی جائے۔
जिस तरह ये सोचा जाता है कि कोई ज़रूरी बात, कोई ज़रूरी चीज़ ना छूटे, उसी तरह ये भी लाजिम है, ये भी ज़रूरी है कि गैर अहम बात इसमें खामखा शामिल ना हो। किन किन चीज़ों का जिक्र किया जाए और किन किन चीज़ों को छोड़ दिया जाए, इसका फैसला ज़ौक़ सलीम ही कर सकता है। जिसका ज़ौक़, जिसका शौक़ इतना आला हो, जो लिखते वक्त इसे पता चले कि हमें क्या छोड़ना है और क्या नहीं छोड़ना है, तो ये जो है राइटर जो लिख रहे हैं या जो मुसन्निफ़ है, उनके ज़ौक़ सलीम से ही पता चलता है कि किन बात को छोड़ा जाए और किन बात को शामिल किया जाए। ऐसे वाक़यात और ऐसी बातें जिन्हें अक़ल तस्लीम ना करे, किस्से को नाकाबिल यकीन बना देती है। जब किसी बात पर यकीन ही ना हो तो इसमें लुत्फ़ कहाँ से पैदा हो सकता है। हमारे कदीम दास्तानों में और इनके असर से मसनवियों में इन चीज़ों की फरावानी है और इन्हें फ़ौक़ फ़ितरी अनासिर कहा जाता है। देव, जीन, भूत, परियां, जादूगर, जादू के महल, सुलेमानी टोपी इसके चंद मिसालें हैं। फ़ौक़ फ़ितरी अनासिर किसे कहते हैं? जिसमें जीन हो, भूत हो, परियां हो, जादूगर हो, जादू का महल हो, जादू का महल ऐसा हो कि वो उड़ा जा रहा है। सुलेमानी टोपी ऐसी हो कि टोपी पहना तो ज़मीन के अंदर का खजाना नजर आने लगा। ये सब बात मैंने आपको कई चीज़ों में बताया है, जैसे दास्तान पढ़ाया तो मैंने बताया है, नावल पढ़ाई है तो मैंने बताया है इसमें। तो इसकी चंद मिसालें हैं। तो जिस बात को हमारी अकल तस्लीम नहीं करती, उस बात को हमें पढ़ने में मज़ा नहीं आता, लेकिन हमारी पुरानी मसनवियों में ये सब बातें शामिल थीं और इसे लोग बड़े दिलचस्पी से पढ़ते भी थे। कोलर्ज ने कहा है कि लुत्फ़ अंदोज़ होने की गर्ज से हम अक्सर बेयकीनी को अपनी खुशी से मुअत्तल कर देते हैं। इसे कोलर्ज ने विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ कहा है। इसे कोलर्ज ने क्या कहा है? विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। मतलब कहने का ये है कि हम ये सब बातें जानते हैं कि ये सब बात नामुमकिन है, फिर भी इसे हम सच मान लेते हैं। मतलब ये कि जानते हुए भी कि सारी बातें नामुमकिन हैं, हम इन्हें सच मान लेते हैं और इनसे लुत्फ लेते हैं, यानी इनसे खुश होते हैं, इनसे मज़ा करते हैं। हमारी दास्तानों में सहराए तिलस्म, जादू का हौज, देव, जीन और परियां जा बजा नजर आते हैं। शायद इस ज़माने में लोग इन पर यकीन रखते हैं और इनसे लुत्फ अंदोज होते हैं, मगर कोई मुसन्निफ आज गैर अक़ली, गैर फितरी और खिलाफ अक़ल बातों को अपनी तसनीफ़ में पेश नहीं करता, क्योंकि आज का कारी इन पर यकीन नहीं कर सकता। अब आज का कारी है, अब जो आज के मॉडर्न ज़माने के लोग हैं, इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करते, इसलिए इन सब गैर अक़ली और गैर फितरी बातों को पढ़ना भी पसंद नहीं करते हैं और उसे लुत्फ़ अंदोज़ भी नहीं होते हैं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये वीडियो हम लोग बहुत मेहनत से बनाते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें और हो सके तो हमारे चैनल पर थैंक्स बटन लें ताकि हमारी इससे कुछ मदद हो सके। मौलाना हाली फरमाते हैं कि मसनवी में रब्ते कलाम होना चाहिए। मौलाना हाली फरमाते हैं कि नंबर 1 की है कि मसनवी में रब्ते कलाम होना चाहिए, यानी मसनवी का जो लाइन है, एक लाइन से दूसरा लाइन जुड़ा होना चाहिए और तसलसल बरकरार रहना चाहिए, यानी उसमें क्या है, सिलसिलेवार कोई चीज़ लिखा होना चाहिए, नहीं कि इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, और बात से बात निकलती जाए। नंबर 2 है फ़ौक़ फ़ितरी, यानी खिलाफ अक़ल बातों से परहेज़ किया जाए। नंबर 3 है मुबालगा आराई ना हो, यानी बात को बढ़ा चढ़ाकर ना पेश किया जाए। बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए तो इसका असर जाता रहता है। कलाम मुक्तज़ाए हाल के मुताबिक हो। मुक्तज़ाए हाल यानी मुनासिब वक्त के मुताबिक हो, मौका महल देखकर बात कहनी चाहिए। मतलब ये है कि जिस किरदार की ज़बान से जो कुछ कहलवाया जाए, मालूम हो कि इस मौके पर यह किरदार यही कह सकता था। जिस मकाम और जिन लोगों का बयान है वो बिल्कुल दुरुस्त हो और इनकी तस्वीर खींच दे। कोई भी बात हम किसी किरदार से कहलवा रहे हैं तो वो बिल्कुल मुनासिब हो और पता चले कि ये बात इस वक्त कही जा सकती है, इस यही बात इस वक्त के लिए मुनासिब है, कोई दूसरी बात मुनासिब हो ही नहीं सकती, और बिल्कुल ऐसा मालूम हो कि हम आंखों से देख रहे हैं, इसकी तस्वीर हमारे आंखों के सामने आ जाए। नंबर 4 है बयान में किस्से की तकजीब ना हो। ऐसा ना हो कि अभी कुछ कहा, अभी इसके खिलाफ कह दिया। ऐसा ना हो कि अभी कुछ कह रहे हैं और अभी हम इसके खिलाफ कह रहे हैं। कोई चीज़ तजुर्बे और मुशाहिदे के खिलाफ ना हो। कोई भी चीज़ क्या है, तजुर्बे और मुशाहिदे के खिलाफ ना हो,
बगैर तजुर्बे का किए हम कोई चीज़ नहीं कर सकते हैं। ज़रूरी जुज़ाइयात सलीक़े के साथ पेश किया जाए। जो ज़रूरी बातें हैं, जो ज़रूरी हिस्सा है इसका, उसको सलीक़े के साथ पेश किया जाए। बयान में फसाहत हो, जहाँ तक मुमकिन हो ज़बान फितरी और सादा हो, ताकि कारी की तवज्जो किस्से पर मरकूज रहे। जहाँ तक मुमकिन हो ज़बान फितरी और सादा हो, ऐसी ज़बान हो जो आम बोलचाल में शामिल हो, जैसे हम लोग बातें करते हैं, ताकि क्या है कारी की तवज्जो किस्से पर मरकूज रहे। कारी जो है बहुत दिलचस्पी के साथ पढ़े, क्योंकि जब हम बहुत भारी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो पढ़ने वालों को समझ में नहीं आता और वो किस्सा बहुत ध्यान से नहीं पढ़ सकता। तो हम ऐसे ज़बान का इस्तेमाल करें जिसे कारी आसानी से समझ सके, पढ़ने वालों को सभी बात समझ में आए और उसका जो ध्यान है वो किस्से पर मरकूज रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूंगी। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगे तो हमें एक कमेंट ज़रूर करें। आपको ये बातें समझ में आई हो तो आप हमें एक प्यारा सा कमेंट करें और सब्सक्राइब और लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।